नमो नमः प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और हमारा आज का विषय है 8वीं कक्षा का चतुर्दशः पाठः, चौथवा पाठ, जिसका नाम है आर्यभट्टः। आर्यभट्टः बच्चों एक ऐसा नाम जो शायद ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने ना सुना हो। आप सभी ने इस नाम को पहले भी सुना है। चलिए इनके बारे में आज हम जानेंगे इस पाठ के माध्यम से। तो आरंभ करते हैं। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने, और इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके परिवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे ये पाठ। बेटा हम पाठ की हिंदी करेंगे। इसमें से जिस तरीके से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं वैसे आपसे प्रश्न भी पूछेंगे, ताकि आपका अभ्यास हो और अंत में अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायाम च अस्तं गच्छति इति दृश्यते हि लोके। पूर्व दिशायाम यानी कि पूर्व दिशा में। देखिए बच्चों, जब भी आप संस्कृत से हिंदी करते हैं तो बड़ा ही सरल होता है। केवल आपको शब्दों को ध्यान से देखना होता है। ज़्यादातर शब्द जो हैं वो हिंदी में क्योंकि यूं के यूं प्रयोग किए जाते हैं, केवल उसमें विभक्ति लगी आपको मिलेगी, तो आप बड़े ही आसानी से हिंदी कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में उदेति उदित होता है सूर्य सूर्य, और पश्चिम दिशायाम च, और पश्चिम दिशा में अस्तम गच्छति अस्त होता है। सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। इति दृश्यते ही लोके, यह दिखाई देता है इस संसार में। आप सभी ने देखा होगा बच्चों कि सूर्य कौन सी दिशा से निकलता है? पूर्व से, और अस्त पश्चिम दिशा में होता है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। परम लेकिन न अनेन अवबोध्यम अस्ति, इससे यह तो नहीं जाना जा सकता, इससे यह तो अवबोध्य मतलब जानना, इससे हम यह तो नहीं जान सकते यत् सूर्यो गतिशील इति, कि सूर्य गतिशील है। अब आप कहेंगे मैम हमने तो सूर्य को चलते देखा है। बच्चों अभी तो आपने बहुत से सिद्धांत साइंस में पढ़ लिए हैं, तो आप कहेंगे हाँ हम जानते हैं कि सूर्य नहीं चलता, पृथ्वी उसके चक्कर काटती है। लेकिन यदि आपने ये सिद्धांत न पढ़े हों तो शायद आप भी ऐसा ही मानेंगे कि सूर्य ही चलता है, पृथ्वी थोड़ा ही चलती है। क्योंकि हम तो पृथ्वी को चलते हुए तो महसूस कर ही नहीं पाते, हमें तो केवल सूर्य ही पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। सूर्यो अचलः पृथिवी च चला या स्वकीय अक्षे घूर्णति। सूर्यो अचलः, सूर्य अचल है यानी कि चलता नहीं, सूर्य नहीं चलता। पृथ्वी च चला, और लेकिन पृथ्वी चलती है, चलनशील है, चलने वाली है। या स्वकीय अक्षे घूर्णति, जो अपने अक्ष पर घूर्णति, अपने अक्ष पर घूमती रहती है। इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः, यह तो अभी स्थापित किया गया, कुछ बहुत पुराना सिद्धांत नहीं है। ये कुछ समय पहले मतलब ऐसा नहीं कि 1-2 साल पहले, लेकिन अगर इसकी पुरातनता देखें तो बहुत समय पहले, हजारों साल पहले ऐसा नहीं माना जाता था। ये कुछ अभी का स्थापित किया गया सिद्धांत है। सिद्धांतो अयम, और यह जो सिद्धांत है प्राथम्येन पहली बार, येन पर प्रवर्तितः, जिसने प्रवर्तित किया था यानी कि जिसने हमें बताया था, जिसने लागू किया था, स आसीत, वह थे महान गणितज्ञ, महान गणितज्ञ, गणित को जानने वाले, ज्योतिर्विच और ज्योतिष को जानने वाले आर्यभट्ट। देखिए बच्चों, ये सिद्धांत हमसे पहली बार परिचित करवाया था आचार्य आर्यभट्ट ने। और पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़िः तेन प्रत्यादिष्टा, और पृथ्वी स्थिर है, यह जो परंपरा से प्रचलित रूढ़ी थी, परंपरा से माना जाता आ रहा था कि पृथ्वी
कैसी है, स्थिर है। तो इस रूढ़ि को उसने प्रत्यादिष्टा, उसने तोड़ दिया था, इस रूढ़ि को उसने खंडित किया था। तेन उदाहृतम, उसने इसका उदाहरण भी दिया। ऐसा नहीं क्योंकि उसने कह दिया तो कौन मान लेगा, ऐसे थोड़ा ही मान लेंगे। तो इसलिए बच्चों उसने उदाहरण भी दिया। यत् गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानवः, उसने क्या उदाहरण दिया कि गतिशील, चलने वाली, नौकायाम उपविष्टः मानवः, नौका में बैठा हुआ मनुष्य, नौकाम स्थिराम अनुभवति, नौका को स्थिर अनुभव करता है, उसे लगता है कि नौका स्थिर है। अन्यांच पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और अन्य पदार्थों को गतिशील समझता है। बच्चों देखिए, आप में से बहुत से बच्चे नौका में तो शायद न बैठे हों। पहले के समय में ट्रेन और गाड़ी आदि ऐसे नहीं होती थी, तो इसलिए इन्होंने बहुत सुंदर एक नौका का उदाहरण दिया है। और कहते हैं कि उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि जब नाव चल रही होती है तो क्या होता है, आप ऐसा महसूस करते हैं। आप ट्रेन का उदाहरण जान लीजिए, आप बस का उदाहरण जान लीजिए। आप बस और ट्रेन में अगर कभी बैठे हैं तो ऐसा लगता है कि मैं तो बैठा हुआ हूँ, लेकिन सड़क पर, सड़क के किनारे खड़ी चीज़ें दौड़ रही हैं, पेड़ ऐसा लगता है पीछे की तरफ दौड़ रही हैं। अन्यान पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, तो ऐसी स्थिति में वो दूसरे पदार्थों को, नौका को तो स्थिर जानता है, जिसमें वो बैठा है उसमें तो वो जानता है कि ये स्थिर है, लेकिन अन्य पदार्थों को ऐसा समझता है कि गतिशील है, ये चल रही हैं। एवमेव, उसी प्रकार गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थितः मानवः, गतिशील यानी कि चलने वाली, गतिशील इस पृथ्वी में अवस्थित, उपस्थित या बैठा हुआ, मानवः मनुष्य, पृथिवीं स्थिराम अनुभवति, पृथ्वी को तो स्थिर जानता है। सूर्यादि ग्रहांच गतिशीलान वेत्ति, और सूर्यादि ग्रहों को गतिशील जानता है। ये क्या कहा गया है? 476 षट्सप्त्यधिकचतुःशततमे वर्षे ख्रिस्ताब्दे, यानी कि 476वें वर्ष में आर्यभट्टः जन्म लब्धवान। देखिए, आर्यभट्ट का जन्म हुआ था 476वें वर्ष में, और तेनैव विरचिते आर्यभट्टेयम् इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्। उनका जन्म हुआ था 476 में, और उन्हीं के द्वारा रचे गए, उन्हीं के द्वारा लिखे गए आर्यभट्टीयम, इस ग्रंथ में यह उल्लेख मिलता है। ग्रंथोयम, यह ग्रंथ, ग्रंथः अयम, ग्रंथोयम, और ऐसे यहाँ था बच्चों दो शब्द हैं यहाँ पर भी, तेन एव, तेनैव। ग्रंथोयम, यह ग्रंथ त्रयोविंशतितमी, त्रयोविंशति, त्रयो मतलब 3 और विंशति मतलब 20, तो 23वें वयसी विरचितः, 23 वर्ष की आयु में उन्होंने ये ग्रंथ रचा था। वो केवल 23 साल के थे जब उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी, और इन नए सिद्धांतों की उन्होंने स्थापना भी की थी। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्तोत्रों से ज्ञात होता है। देखिए बच्चों, किसी का जन्म कब हुआ, कोई कहाँ रहता था, उसका जन्म स्थान क्या है, आदि आदि, इसके लिए ऐतिहासिक स्रोत, चाहे वो पुस्तक हों या शिलाभिलेख हों, आदि के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जाती है, और उनके आधार पर ऐसा जाना जाता है कि पाटलिपुत्र के पास आर्यभट्ट की वेधशाला थी। पाटलिपुत्र के समीप ही आर्यभट्ट की वेधशाला थी बच्चों। वेधशाला मतलब जैसे आपकी लैब होती है, जैसे साइंटिस्ट की लैब होती है, वैसे उनकी एक प्रयोगशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते, इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है, यह तस्य कर्मभूमि ही पाटलिपुत्रमेव आसीत्, कि उनकी कर्मभूमि, जहाँ वो काम करते थे, जहाँ उनकी जॉब ऐसा नहीं कि जैसे हम किसी की जॉब करते हैं, मतलब जॉब मतलब उनका काम, वो उनकी कर्मभूमि थी पाटलिपुत्र। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते, और आर्यभट्ट का जो योगदान है वह गणित ज्योतिष से संबद्ध है। अब देखिए बच्चों, आप ज्योतिष नाम को सुनकर यदि कंफ्यूज हो रहे हैं तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि यहाँ ज्योतिष का मतलब, ज्योतिष वो नहीं है जो आज रूढ़ी जो एक प्रचलित हो गई है कि भविष्य बताने वाला ज्ञान, नहीं। यहाँ पर फलित ज्योतिष की बात नहीं हो रही है, यहाँ गणित ज्योतिष की बात हो रही है, क्योंकि गणित भी एक ज्योतिष है जो कि तारा मंडल आदि से संबंधित है।
संबद्धम वर्तते, गणित ज्योतिष से उनका संबंधित योगदान है। यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति, जहाँ पर संख्याओं का आकलन, संख्याओं की का गिनना महत्वपूर्ण है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति स्म, ये फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। मैंने अभी बताया आपको कि फलित ज्योतिष, जिसमें ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर किसी के भविष्य में क्या संभावना हो सकती है उस पर बात की जाती है, वे उस ज्योतिष में विश्वास नहीं करते थे। उनका इंटरेस्ट था गणित ज्योतिष में। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव, गणितीय पद्धति से किए गए आकलन के आधार पर ही तेन प्रतिपादितम, उन्होंने प्रतिपादित किया था, उन्होंने सिद्ध किया था, यद कि ग्रहण में, ग्रहण मतलब चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति, राहु केतु नामक दानव नहीं है। देखिए बच्चों, हम आज भी अपनी पुरातन जो कथाएं हैं उनमें सुनते हैं कि राहु और केतु नाम के दो राक्षस हैं, वो जब सूर्य को और चंद्र को निगल लेते हैं, खा लेते हैं, उस समय ग्रहण लगता है। तो ये इतने पुराने समय में उन्होंने सिद्ध किया था कि राहु केतु नाम के दानव नहीं हैं, कारण नहीं है। तत्र तो, वहाँ तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, उन्होंने बताया कि कारण क्या है। उन्होंने बताया कि वहाँ पर तो 3 कारण हैं, सूर्य चंद्र और पृथ्वी, इति एव त्रीणि कारणानि, यही 3 कारण हैं। सूर्यम परितः भ्रमन्त्याः पृथिव्याः, सूर्य के चारों ओर घूमती हुई, सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी, आप इसे पृथ्वी मान सकते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी के चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगाद ग्रहणम भवति, और उसके बीच में देखिए, आपको पता है पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है कौन? चंद्रमा। तो जब वो चंद्रमा ऐसे बीच में आ जाता है, ये बीच में आता है, परिक्रमा पथ में आता है, तो उससे होता है ग्रहण। यहाँ आता है तो कोई और ग्रहण होगा, क्योंकि क्या होगा, बीच में आ गया है। चलिए ज़्यादा डिटेल में मैं नीचे साथ में बताती चलूँगी आपको कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसे होते हैं। बस ये बताया इन्होंने कि इन तीनों के कारण ग्रहण होता है, चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य। यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता हुआ यहाँ होता है, पृथ्वी के इस तरफ होता है, और इससे क्या होगा, यदा पृथिव्याः छायापातेन, तो पृथ्वी की छाया उस चंद्रमा पर पड़ेगी, और चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, तो सूर्य का जो प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है वो रुक जाएगा। तदा चंद्र ग्रहणम भवति, तो चंद्रमा हमें पूरी तरह से दिखाई नहीं देगा, और वही होता है चंद्र ग्रहण। उसी प्रकार बच्चों अगला अगर हम देखें तो तथैव पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये, पृथ्वी और सूर्य के बीच में यहाँ समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन, आए हुए चंद्रमा के छायापात से, अब चंद्रमा बीच में आ गया तो छाया पड़ गई, तो सूर्य दिखाई नहीं देगा, तो तब होगा सूर्य ग्रहणम दृश्यते, तब सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्यजनाः काठिन्यम अनुभवन्ति, समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में, जब कोई नया विचार आता है बच्चों, तो उस नए विचार को इतनी सहजता से थोड़ा ही स्वीकार कर लिया जाता है, तो प्रायः सामान्य लोग जो हैं तो उसमें कठिनता अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्य अपि विरोधः अभवत्, उसी प्रकार भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव उसी प्रकार आर्यभट्टस्य अपि तथा एव, उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांताः उपेक्षिताः, उसके सिद्धांत उपेक्षित हुए, मतलब लोगों ने कहा कि अरे क्या कह रहे हो आप, ऐसा थोड़ा ही हो सकता है। सब पंडितम मन्यमानानाम उपहास पात्रम जातः, और जो अपने आप को पंडित मानने वाले थे उनके तो वो उपहास का पात्र बने, मजाक का पात्र बने। अरे तुम्हें क्या समझ है तुम, अरे क्या क्या कह रहे हो यार, इस तरह से बहुत सी बातें हुई। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा, पुनरपि पुनः अपि, फिर भी तस्य दृष्टि ही, उनकी जो दृष्टि है वह कालातिगामिनी दृष्टा, वह तो काल के पार देखने वाली थी, यानी कि बहुत दूरगामी उनकी दृष्टि थी।
आधुनिकैः वैज्ञानिकैः तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः। और आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनमें और उनके सिद्धांत में आदर प्रकट किया है। अस्मादेव कारणात्, इसी कारण से अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम, हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। आर्यभट्ट यह किया गया। आप जानते ही होंगे बच्चों, हमारा पहला जो उपग्रह छोड़ा गया था उसका नाम था आर्यभट्ट। और कारण क्या था उसका? क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने बड़ा आदर उनके प्रति दिखाया, जिन्होंने पहले ये सिद्धांत स्थापित किया था। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः, वास्तव में भारतीय गणित परंपरा के और विज्ञान परंपरा के यह एक शिखर पुरुषः आसीत्, एक शिखर पुरुष थे। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो अग्रगण्य हैं, जो सबसे पहले माने जाते हैं, ऐसे। तो बच्चों यहाँ हमारा पाठ जो है वह समाप्त होता है। अब आपसे कुछ हम इस पाठ में से पूछ लेते हैं प्रश्न, जिस तरीके से आपके परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो बच्चों आपका पहला प्रश्न है, सूर्यः कस्यां दिशायां अस्तं गच्छति। मुझे लगता है आपने उत्तर दे ही दिया होगा। जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। तो मैंने पूछा है कस्याम, तो आप कहेंगे पश्चिम दिशायाम अस्तं गच्छति। और एक पदेन उत्तरतः है, इसलिए उत्तर होगा पश्चिम दिशायाम। ये हो जाएगा आपका उत्तर। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, इसी पहरे में से है आपका प्रश्न। आपको बताना है अस्थिरा, ध्यान से सुनना, अस्थिरा इत्यस्य विपर्यय पदम किम। अस्थिरा का विपर्यय बताना है बच्चों आपको। विपर्यय मतलब उल्टा। तो अस्थिरा का उल्टा क्या होगा? स्थिरा। ये हो जाएगा इसका उत्तर। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी, यहाँ से आपका प्रश्न है बच्चों, कम निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। कम निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। किसके पास थी आर्यभट्ट की वेधशाला? तो प्रश्न है कम निकषा, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? पाटलिपुत्रम निकषा। ये हो जाएगा इसका उत्तर। आर्यभट्टस्य योगदानम केन संबद्धम वर्तते। अब ये आर्यभट्ट का योगदान जो है वो किससे संबंधित है बताओ? गणित ज्योतिषा। ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, यहाँ से आपको बताना है राक्षसौ इत्यस्य पर्याय पदम किम। राक्षसौ इत्यस्य पर्याय पदम किम, मतलब राक्षसौ, इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? क्या आया है राक्षसौ का पर्यायवाची? बिल्कुल सही, दानवौ। ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से। अब यहाँ से बताना है बच्चों आपको सारल्यम इत्यस्य विपर्यय पदम किम। सारल्य का पर्यायवाची, विपर्यय क्या है? विपर्यय मतलब उल्टा। सारल्यम का उल्टा क्या होगा? काठिन्यम। ये हो जाएगा इसका उत्तर। और एक और प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, तथैव इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत। तथैव का संधि विच्छेद करो जल्दी से। तथा चमा एव। और बच्चों इस प्रकार ये पाठ आपका होता है पूर्ण। और शब्दार्थ हैं ये। वैसे तो प्रायशः आपको अपेक्षा नहीं है, हो ही गया है। एक बार देख लेते हैं। लोके, संसार में, अवबोध्यम, समझने योग्य, अचलह, जो चलता नहीं है यानी कि स्थिर, चला, अस्थिर, चलने वाला मतलब, स्वकीय, अपने, अक्षय, धुरी पर, यानी कि जो एक जगह पर खड़ा हुआ घूम रहा है, घूर्णति, घूमती है, सुस्थापितः, भली भांति स्थापित, प्राथम्येन, पहली बार, प्रथम बार, ज्योतिर्विद, ज्योतिषी, रूढ़ि, प्रचलित, प्रथा, रिवाज, प्रत्यादिष्टा, खंडन किया। अब देखिए इसका संधि विच्छेद भी दिया है, प्रति जमा आदिष्टा। इसी प्रकार से ख्रिस्ताब्दे, ख्रिस्त जमा अब्दे, ईस्वी में, षट सप्तति ही 76 जिसे हम बोलते हैं, षट सप्तति ही 76। वयसी, आयु में, उम्र में, निकषा यानी कि निकट, समीप, वेधशाला, ग्रहों और नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला, आकलनम जिसे हम कहते हैं गिनना, आदधाति रखता है, भ्रमंत्या घूमने वाली की, छाया पातेन छाया पड़ने से,
अवरुध्यते रुक जाता है, अपरत्र दूसरी ओर, अवस्थितः स्थित, विश्वसिति स्म विश्वास करता था, प्रतिरोधस्य रोकने का, पंडित मन्यानाम स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों का, कालातिगामिनी यानी कि समय को लांघने वाली। और बच्चों अब हम आरंभ करते हैं इसका अभ्यास का। तो यहाँ आपका पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरतः, अर्थात एक शब्द में आपको उत्तर देना है। सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति, सूर्य किस दिशा में उदित होता है? तो जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। तो बताइए कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशायाम या पूर्वस्याम दिशायाम, इस प्रकार भी आप उत्तर लिख सकते हैं, पूर्व दिशायाम। आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्, बताइए बच्चों आर्यभट्ट की वेधशाला कहाँ थी? तो आर्यभट्ट की वेधशाला तो पाटलिपुत्र के पास थी, तो उत्तर क्या बनना चाहिए? पाटलिपुत्रम निकषा, ये हो जाएगा आपका उत्तर। महान गणितज्ञः ज्योतिर्विच कः अस्ति, यहाँ पर इस पाठ के अनुसार महान गणितज्ञ और महान ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले कौन हैं? तो बताइए कौन है? बिल्कुल सही, आर्यभट्टः। आर्यभट्टेन कः ग्रंथः रचितः, आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ रचा? तो आपने पढ़ा ही था, आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्ट के नाम से ही, आर्यभट्टीयम। अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम किम अस्ति, हमारे पहले उपग्रह का नाम क्या है? तो हमारे पहले उपग्रह का नाम आप जानते हैं बच्चों, आर्यभट्ट के नाम से रखा गया था, तो इसलिए उत्तर होगा आर्यभट्टः। ये हुआ हमारा पहला प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बच्चों, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, आपको प्रश्न का उत्तर पूरे वाक्य में देना है। कः सुस्थापितः सिद्धांतः, कौन सा सिद्धांत जो है वह सुस्थापित है? तो सिद्धांत कौन सा है बताइए? सूर्योजलः पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षे घूर्णति, सूर्य अचल है और पृथ्वी चला है जो अपने अक्ष पर घूमती है। ये हो जाएगा आपका पहले प्रश्न का उत्तर। चंद्र ग्रहणम कथम भवति, चंद्र ग्रहण कब होता है या कैसे होता है इस अर्थ में? तो बताइए बच्चों चंद्र ग्रहण कैसे होता है? यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति, जब पृथ्वी की छाया से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है। हमने पाठ में बात की थी ना, यहाँ सूर्य है, यहाँ पृथ्वी है और यहाँ चंद्र हो, और जब जो पृथ्वी के कारण जो है चांद पर पड़ने वाली रोशनी जो है सूर्य की वो रुक जाती है, तो चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते, तो सूर्य ग्रहण बताइए कैसे होता है? तो सूर्य ग्रहण कैसे होगा? जब बीच में चांद आ जाएगा। तो पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायातापेन सूर्यग्रहणम दृश्यते, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की छाया से सूर्य ग्रहण जो है वह दिखाई देता है। ये हो गया उत्तर। चलते हैं इसी के अगले प्रश्न की तरफ। आर्यभट्टस्य विरोधः किमर्थम अभवत्, बच्चों आर्यभट्ट का हमने पढ़ा था ना कि विरोध हुआ, तो क्यों हुआ था? तो उसका कारण था आर्यभट्टस्य विरोधः अभवत् यतोहि, क्योंकि समाजे नूतनानां विचाराणां प्रायः सामान्यजना काठिन्यम अनुभवन्ति। क्या था इसका कारण बच्चों? समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे, समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में लोग जो हैं वह काठिन्य अनुभव करते हैं, इसलिए। अगला प्रश्न, प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कथं कृतं, प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट यह क्यों किया गया? यतोहि, क्योंकि आधुनिकैः वैज्ञानिकैः, आधुनिक वैज्ञानिकों ने आर्यभट्ट में तस्य सिद्धांते च, और उनके सिद्धांत में समादरः प्रकटितः, आदरः प्रकटितः, आदर प्रकट किया, अतः प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कृतम्। ये हो जाएगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न है बच्चों, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। आपको यहाँ पर कुछ शब्द रेखांकित दिखाई दे रहे होंगे, आपको इन रेखांकित शब्दों को आधार बनाकर प्रश्न जो है वह
करना है, प्रश्न बनाना है। जैसे, और देखिए जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, जैसा उत्तर वैसा प्रश्न, विभक्ति सेम रहेगी। तो बताइए बच्चों, सूर्यः पश्चिमायाम दिशायाम अस्तं गच्छति। पश्चिमायाम, तो यहाँ प्रश्न क्या बनेगा? पश्चिमायाम। प्रश्न बनेगा कस्याम। पृथ्वी स्थिरा, पृथ्वी स्थिर है, इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ी। यह परंपरा से प्रचलित रूढ़ी है। तो परंपराया, आप कहेंगे कया, तो बिल्कुल सही है। और इसका प्रश्न बच्चों कथम भी हो सकता है, क्योंकि जब हम बात कहते हैं कि कैसे, तो कैसे के लिए संस्कृत में शब्द प्रयोग होता है कथम। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते। तो अब यहाँ पर देखिए, गणित ज्योतिषा, तो केन किससे संबद्ध है? यहाँ बच्चों ज्योतिषा है, आ की मात्रा भी है तृतीया विभक्ति में, तो इसका प्रश्न बनेगा केन, क्योंकि तृतीया में प्रश्न है। समाजे नूतन विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। अब देखिए, सामान्य जनाः बहुवचन में आ गया है और प्रथमा विभक्ति है, तो बनेगा के। अगला, पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति। पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्यग्रहण होता है। तो पृथ्वी सूर्ययोः का प्रश्न बनेगा, जैसा उत्तर वैसा प्रश्न, कयोः, ये हो जाएगा इसका उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में बच्चों आपको कुछ जो हैं वो दिए गए हैं यहाँ पर शब्द रिक्त स्थान, और रिक्त स्थानों में आपको इन शब्दों को भरना है। तो चलिए पहले इन शब्दों को जान लेते हैं। नौकाम यानी कि नौका, पृथ्वी पृथ्वी, तदा तब, चला यानी कि जो चल सकती है, अस्तम अस्त होना। सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च डैश गच्छति। तो इसका उत्तर तो आपने तुरंत ढूंढ लिया होगा। सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, ये हो गया इसका उत्तर। सूर्य अचलः, सूर्य अचल है यानी कि नहीं चलता, नहीं हिलता। पृथ्वी चला, और पृथ्वी चलती है, घूमती है ना अपनी जगह पर, और सूर्य के चारों तरफ भी। डैश स्वकीय अक्षे घूर्णति, डैश अपने अक्ष पर घूमती है। कौन घूमती है अपने अक्ष पर? पृथ्वी हो जाएगा इसका उत्तर। यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, जब पृथ्वी के छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, डैश चंद्रग्रहणं भवति, तो चंद्रग्रहण होता है। तदा आ जाएगा यहाँ पर, तब चंद्रग्रहण होता है। नौकायाम उपविष्टः मानवः डैश स्थिराम अनुभवति, नौका में बैठा हुआ मनुष्य डैश को स्थिर अनुभव करता है। किसको पढ़ा था आपने? नौकाम, ये हो गया इसका उत्तर। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, हमें संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करना है। ग्रंथोयम, तो ओ की हो गई विसर्गे, ग्रंथः, और इस निशान का एस आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं अवग्रह चिन्ह, इसका बन गया अ, तो अयम, ग्रंथः जमा अयम। ऐसे ही सूर्याचलः, यहाँ सूर्योचलः है बच्चों, वैसे तो भी सूर्याचलः करेंगे हम, तो बनेगा सूर्य जमा अचलः। तथैव, तथा जमा एव। कालातिगामिनी, काल जमा अतिगामिनी। प्रथमोपग्रहस्य, प्रथम जमा उपग्रहस्य, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखित पदानां विपरीतार्थक पदानि लिखत। नीचे दिए गए पदों के आपको पाठ में से ढूंढने हैं विपरीत अर्थ वाले शब्द, यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द, जो इनसे उल्टा अर्थ बताएं। तो उदयः, उदय होना, उदय का उल्टा अस्तम। अचलः, न चलना, अचलः का उल्टा चलः। अंधकारः, अंधकारः का उल्टा प्रकाशः। स्थिरः, अस्थिरः भी हो सकता है और गतिशीलः भी हो सकता है। समादरः, निरादरः। आकाशस्य, पृथिव्याः, ये हो गया इनका उत्तर। अगला है, अधोलिखित पदानां समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थक पद आपको ढूंढने हैं, यानी कि इन्हीं जैसे अर्थ वाले। तो संसारे के लिए कौन सा शब्द आया था? संसारे के लिए आया था लोके, और इदानीम के लिए सांप्रतम, अब। वसुंधरा यानी कि धरती, तो उसके लिए आया था शब्द पृथ्वी। समीपम, समीपम के लिए आया था ना पाटलिपुत्रम निकषा, तो निकषा।
गणनम गणना करना, उसके लिए शब्द आया था बच्चों आकलनम। राक्षसौ, राक्षसौ के लिए शब्द आया था दानवौ। चलिए अंतिम प्रश्न, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे दिए गए जो हमें शब्द हैं इनके आधार पर हमें वाक्य बनाने हैं। तो पहला है सांप्रतम, इसका तो बड़ा आसान, कुछ भी बना लीजिए आप, जैसे सांप्रतम संस्कृतम पठ, अब संस्कृत पढ़ो। निकषा, तो विद्यालयम निकषा उद्यानम अस्ति, निकषा मतलब समीप, विद्यालय के समीप एक उद्यान है। परितः यानी कि चारों ओर, तो ग्रामम परितः वनम अस्ति, गांव के चारों ओर वन है, ग्रामम परितः वनम अस्ति। उपविष्टः मतलब बैठा हुआ, मोहनः कक्षायाम उपविष्टः अस्ति, मोहन कक्षा में बैठा हुआ है। कर्मभूमि यानी कि कर्मभूमि हिंदी का ही शब्द है। देहली मम कर्मभूमि ही अस्ति, कर्मभूमि वो भूमि बच्चों जहाँ हम कार्य करते हैं, तो देहली मम कर्मभूमि ही अस्ति। आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, पाटलिपुत्र मार्याभट्टस्य कार्य कर्मभूमि अस्ति, ऐसे भी। वैज्ञानिकः, श्री अब्दुल कलामः महान वैज्ञानिकः आसीत्, श्री अब्दुल कलाम महान वैज्ञानिक थे। आप इसी तरह से किसी और वैज्ञानिक का नाम लिखकर भी वाक्य बना सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पाठ पूरा होता है, फिर उपस्थित होंगे नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए।